उसके नीचे क्या करना, दे दीजिए। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? अच्छा, लास्ट टाइम पे हमने थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ हमने करवाया, ठीक है? थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ, थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लॉ में दो लॉ होते थे, एक होता था केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और दूसरा था क्लॉसियस सिस्टम, ठीक है? केल्विन प्लैंक और क्लॉसियस, ठीक है? इसके बारे में कभी कभी पूछ लेता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा है, ठीक है? तो रिवर्सिबल प्रोसेस ये होता है कि अगर तुम जिस भी, रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब है अगर तुम एक जगह से दूसरी जगह जाओ और वापस दूसरी जगह से पहली जगह आ जाओ तो तुम्हें एनर्जी, जो एनर्जी तुमने खर्च की है वही एनर्जी तुमको मिल जाए, तो उसे हम बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है? जैसे अगर हम लोग सिंपल भाषा में कहें, हमारे पास में पानी है, पानी से हमने बर्फ़ बनाया, बर्फ़ से हमने वापस पानी बना लिया, तो ये हो गया रिवर्सिबल, ठीक है? इरिवर्सिबल सिंपल फॉर्म में कहें इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल जैसे दूध से हमारा दही बन गया, लेकिन वापस कभी भी दही से दूध नहीं बन सकता, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक? और अच्छा, रिवर्सिबल प्रोसेस की कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कंडीशन रिवर्सिबल प्रोसेस की कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहले से कंडीशन है, कंडीशन रिवर्सिबल प्रोसेस, सबसे पहले रिवर्सिबल जो प्रोसेस होता है वो जो ऐसे फोर्स जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं उनका क्या करता है, विरोध करता है। अपोजिट डायरेक्शन में, हाँ, अपोजिट डायरेक्शन जैसे फ्रिक्शन लगता है, विस्कोसिटी लगता है, इलास्टिक रेजिस्टेंस लगता है, ये सारे कैसे हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं, ठीक है? ये क्या करता है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस में ये सारे की सारे फोर्सेस जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं ये इसके अंदर अब्सेंट रहते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट नहीं रहते, सारे के सारे क्या रहते हैं, अब्सेंट रहते हैं। दूसरा, ये प्रोसेस इतना स्लो होता है, इतना स्लो होता है, इसे हम लोग बोलते हैं, ये एक प्रकार से इनफाइनाइटली स्लो है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है? बहुत स्लो प्रोसेस होता है। अगर बहुत स्लो प्रोसेस होगा तो जो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो भी चेंज नहीं होता है, टेम्परेचर भी वही है जो पहले है वही बाद में रहता है, बाद में रहता है, ठीक है? अरे मैं कह रहा हूं टैबलेट मंगा लो, तबीयत खराब हो जाएगी तो चक्कर में फंस जाएगी, मंगवा लो, और क्या है, टैबलेट है तो रहने तो, जो है तो क्या दिक्कत है? नहीं है सर, एक टैबलेट नहीं है, रहने दो बेटा, ठीक है? तो ये जो प्रोसेस है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। जब ये बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है तो जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है? एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ठीक? तो वही लिखा हुआ है, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम मस्ट नॉट डिफरेंट
ठीक है, फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। तो जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता। तो रिवर्सिबल की सबसे पहली कंडीशन है जितने भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, चलने के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगते हैं वो इसमें सारे के सारे रहते हैं एब्सेंट, सारे के सारे फोर्सेस नहीं होते हैं। दूसरा, बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। तीसरा, स्लो प्रोसेस के साथ में अगर बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है तो जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता, वो चेंज नहीं होता है रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर। और इसके साथ में अगला है इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस में इसका उल्टा हो जाएगा, जितने भी अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स हैं वो इसमें कहीं ना कहीं लगते हैं, ठीक है। तो एनी प्रोसेस विच इज नॉट रिवर्सिबल एग्जैक्टली इज एन इरिवर्सिबल। अगर ऐसा कोई प्रोसेस जो रिवर्सिबल नहीं है तो वो दूसरा प्रोसेस कौन सा कहलाएगा? इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा। ऑल नेचुरल प्रोसेस सच एज, जैसे रेडिएशन हो गया, रेडियो एक्टिव डिके हो गया, ये सारे की सारे जो प्रोसेस हैं वो तुम्हारे इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं। जिस रेडियो एक्टिव डिके हम जानते हैं ना, यूरेनियम 235 हो गया, या जितने भी हमारे और भी आते हैं, नीचे आते हैं, नीचे ये सारे के सारे, ठीक है, उसके ऊपर भी हैं, जिनमें रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स से रेज निकलते हैं, और जो रेज निकलेगी रेडियो एक्टिव मटेरियल से तो वो धीरे धीरे क्या होते हैं? डिके, इनकी हाफ लाइफ भी होती है, ठीक है। हाफ लाइफ का मतलब है जो इसकी पुरानी पोजीशन है उसके वो हो जाते हैं आधे, उसे हम लोग हाफ लाइफ बोल देते हैं। ऐसे ही अगर ये आएगा हाफ लाइफ आएगा, मीन लाइफ आएगा, एवरेज लाइफ, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो वो सारे प्रोसेस, जो प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, ये सब बताइएगा। कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पर, हालांकि मैंने सिंपल क्वेश्चंस रखे हैं, हार्ड क्वेश्चंस नहीं रखे हैं। तो जैसे ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस में कांस्टेंट क्या है? प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट है तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया? आइसोबैरिक प्रोसेस हो गया, ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस। प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबैरिक प्रोसेस इसमें हो गया, ये दिया हुआ। अगला है, ना तो हीट एब्जॉर्ब होती है ना ही हीट, तो कौन सा होता है हमारा? एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस तो हमारा ये होता है। उसके बाद ये वाला करो तो ठीक है, CP अपॉन CP। तुमसे क्या पूछा है? गामा की वैल्यू पूछी है, ठीक है, ये बताओ मेरे गामा। ये क्वेश्चन कैसे होगा? करो। CV का फार्मूला तुमको पता था और तुमको CP का भी फार्मूला पता था। देख लो, थर्मोडायनामिक्स में 2 बार पढ़ ली। किस प्रकार से क्वेश्चंस को करेंगे?
ठीक है, देखो हो गया वो क्वेश्चन। कौन सा? बी वाला, बी वाला 11/7, 17/11 कैसे करेंगे? देखो क्वेश्चन में तुमसे पूछा गया है सर सीपी मिक्सचर अपॉन सीबी मिक्सचर का रेशियो, सीपी मिक्सचर और सीबी मिक्सचर का रेशियो। आप लोग मुझे बताओ सर सीबी मिक्सचर का फार्मूला क्या होता है? सीबी मिक्सचर का फार्मूला तो तुम बोले N1 CB1 N2 अपॉन N1 प्लस। अच्छा, अब सबसे पहले तो मुझे ये निकालना होगा, यहाँ पर अगर मैं एक एक करके लूँ, मैंने N2 लिया और एक तरफ मैंने आर्गन लिया। N2 मेरी कौन सी गैस है? डाइएटॉमिक। आर्गन मेरी कौन सी थी? मोनोएटॉमिक। तो डाइएटॉमिक की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5 और इसकी क्या होती है 3। कल मैं याद करवाया था 35-56, कल याद करवाया हूँ, ठीक है। देख लो क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट होता है। तो मेरे पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है, अगर मेरे पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है तो बताओ मैं सीवी कैसे निकालूंगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है तो सीवी कैसे निकालूंगा? फार्मूला कौन सा लगाऊंगा? कौन सा लगाऊंगा? मुझे एफ की वैल्यू पता है, मुझे सीवी निकालना है। कल लिखवाया था 5r/2 3r/, यानी कि सर सी B1 आ गया और सी, अब N1 N2 की बात आएगी। N1 N2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। अगर मैं इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालूं, N बराबर क्या होता है? वेट कितना दिया है और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 1/4 हो गया। इसका निकालूंगा कितना आएगा? 1/2 हो गया, आ गया 1/2। अब क्या? अब निकालना पड़ेगा सीबी मिक्सचर। सीबी मिक्सचर N1 कितना दिया है? 1/4 और ये दिया है 5r/2 प्लस ये दिया है 1/2 और ये दिया है 3r/2। नीचे ऐड कर दो 1/4 प्लस 1/2, ठीक है। मुझे बताना मेरी वैल्यू कितनी आएगी सीबी मिक्सचर? अभी निकालने बताना सीबी मिक्सचर की मेरी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू मेरी कितनी आएगी? इसकी वैल्यू गुणा भाग करके बताओ मेरी वैल्यू कितनी है? तो आपने 2 साल से बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, कुछ नहीं पढ़ेगा ना? किस दौरान पढ़ा था? दिल्ली में था?
जुड़ा जाता है। आपका टारगेट क्या है? मतलब किस में किया था आपने? ऑलरेडी आपके 4 साल जा चुके, 4 साल जा चुके। निकालो ना, इसका मान ही निकाल दो। सीपी निकालो। तो आपके 4 साल ऑलरेडी जा चुके हैं, ठीक है। और 4 साल एक बहुत बड़ा लॉन्ग टाइम है। अब गलती कह लीजिएगा, जो हो गया वो हो गया। गलती यहाँ की है, आपको 10th के बाद से तैयारी करनी चाहिए थी। बहुत छूटा जब 12th के बाद, ठीक है। हो सकता है घर की परिस्थितियाँ अलग रही, हर किसी की घर की परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इतना परिस्थिति नहीं है, पैसा कमाना जरूरी है, और फिर पढ़ने की इच्छा तो बात है, पढ़ने के लिए लेकिन बहुत सारा सिलेबस आपका छूट चुका है। लगभग आप ये मान के चलो, जैसे बायोलॉजी वाले में 50% लगभग सिलेबस छूट चुका है। फिजिक्स में लगभग 40% कोर्स छूट चुका है, और वो दोबारा इस साल नहीं कर रहे। यहाँ पर जो लेक्चर हो जाता है वो दोबारा नहीं कराया जाता है। तो आपको ये लॉस है। दूसरा लॉस आपको ये है कि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो। यहाँ पढ़ा हम लोग टोटल इंग्लिश में रहते हैं, बताते हिंदी में, पढ़ाते हैं इंग्लिश। इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। लेकिन तो हो जाएगा, ठीक। खत्म करें इसको। ये कितना आया बेटा? 11/, बोलो ना, 11/6। देखो इसे मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तुम्हारा आया सीबी की वैल्यू, सीबी मिक्सचर तुम्हारा आया 11/, तो सीपी मिक्सचर कितना होगा? अरे सर जी, सीपी में क्या है? एक आर जोड़ दो, एक आर। अगर एक आर जोड़ दिया तो कितना हो गया? 17/, ठीक है। अब ये है सीपी, ये है सीबी। मिक्सचर किसका पूछा है? देखो सीपी अपॉन, तो सीपी कितना है और ये कितना है? 6 से 6, आर से, आंसर क्या आ गया? 17/11। सी नंबर 17/, ठीक है। आंसर ये है क्वेश्चन। तो अगर मिक्सचर का फार्मूला पता नहीं तब भी कोई फायदा नहीं है, तो बता दे। मुकेश नाम है तेरा? हाँ मुकेश, बता मिक्सचर ऑफ गामा का फार्मूला क्या? अरे तूने तो कल ही बता दिया था, हैं? तो मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था, यही पूछा था, तो मत बताओ, उतार लिया, ठीक है। ये हेलो, मिक्सचर ऑफ सीबी का फार्मूला क्या बताया? अभी ये लिखा तो हमने उतारा था, नहीं लिखा? अच्छा, चलो क्वेश्चन पूछा गया है, एफिशिएंसी पूछी गई है हीट इंजन की। एफिशिएंसी का फार्मूला होता है 1 - T2/T1 गुणा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसका मान कितना आएगा? 1 - T2/T2 क्या है? टेम्परेचर ऑफ सिंक। T1 क्या है? टेम्परेचर ऑफ सोर्स। T2 है टेम्परेचर ऑफ सिंक और T1 है टेम्परेचर ऑफ सोर्स, ठीक है। निकालो कैसे निकलेगा?
गया आंसर? आया? कौन सा है ऑप्शन? मैंने तो फार्मूला भी लिख दिया। चलो अब हम लोग बात करते हैं एक एक करके। मान लो बताओ मुरलीधर, फ्रीजिंग पॉइंट फार्मूला कितना होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर नहीं पता? तो बता मुकेश खन्ना, नहीं पता? फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है? जमना। और पानी जमना कितने पर स्टार्ट करता है? -0 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब है बॉइलिंग, सॉरी ये T2 है। बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है? 100 डिग्री। लेकिन ध्यान रखना पूरी थर्मोडायनेमिक्स में जब भी टेम्परेचर की बात आए ना तो तुम बोलोगे डिग्री सेंटीग्रेड मत लेना, हमेशा किस में लेना? केल्विन। हमेशा किस में लेना है? अब केल्विन में लेने के लिए इसमें 273 जोड़ने पड़ेंगे। अगर 0 में 273 जोड़ोगे तो ये 273 हो जाएगा, और यहाँ 273 जोड़ोगे तो ये 373 हो जाएगा। ठीक है, लो भाई इधर 1 माइनस T2 कितना है? 273। T1 कितना है? 373 गुणा 100। 373 और यहाँ क्या हो गया? 100 गुणा 100। ठीक है, अब देखना हम लोग करेक्ट कैलकुलेशन पे जाएंगे ही। करेक्ट कैलकुलेशन पे, करेक्ट कैलकुलेशन का वो तो करेक्ट कैलकुलेशन ही करते रहिए, ठीक है, और टाइम हमारा निपट जाएगा। तुम क्या करो, या तो यहाँ 400 कर दो या यहाँ पर 350 कर दो। कितना बड़ा डिफरेंस ले रहा हूँ मैं, ठीक है, या 400 ले लो या क्या ले लो। अब देखना, अगर तुमने मान लो, अच्छा थोड़ा एक बात सोचो, यहाँ पर परसेंटेज में लिया है ना, ठीक है, अगर मैं यहाँ 400 लूँ, 400 लूँ तो 400 लूँगा, 2 0 से 2 0 तो 0.25 तो आ रहा है कितना परसेंट? आंसर कितना आ रहा है? 25%। अरे यहाँ 400 लो तो 400 लोगे, 400 से जब इसको काटोगे तो 25 आएगा आंसर। नहीं समझ में आ रहा? मैंने इसे कितना मान लिया? 400। 2 0 से 4 से 100 को भाग दिया। अब आ गया समझ में? कितना आ गया? 25%। ठीक है, अब देखो, अगर तुम किसी चीज को ज्यादा से भाग करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी। ज्यादा से भाग करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? सोचने की बात है, अगर मैं ज्यादा से भाग करूंगा तो वैल्यू कम आएगी, और ये कम होगी तो ये वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। यानी कि वैल्यू रियल में अगर मैं इससे भाग करूंगा तो वो वैल्यू 25 से क्या होगी? तो 25 से ज्यादा एक ही ऑप्शन, बस खत्म हो गया। सही है आंसर? हो गया? अगले वाले सिंपल क्वेश्चन था। सौ से 373 कैसे हो गया बेटा? अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलें तो हम डिग्री सेंटीग्रेड में 273 जोड़ देते हैं। अगर बेटा देखो हम 0 में 273 जोड़ेंगे तो आंसर 273 रहेगा, लेकिन अगर मैं 100 में 273 जोड़ूंगा तो आंसर कितना हो जाएगा? 373। पहले ये वैल्यू किसमें है? डिग्री सेंटीग्रेड में, और 273 जोड़ने के बाद किसमें हो गई? केल्विन। ऐसे मैंने 0 में 273 जोड़ा तो ये वैल्यू किसमें आ गई? अब केल्विन में।
100/373 ये फार्मूला होता है 1 - T2 अपॉन, ये कैसे नहीं रहता? देखो नीचे एलसीएम लिख, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 की 373 की 1 से गुणा करी 373, अब तिरछी गुणा आ गया तो सही 373 एकम 373 और यहाँ पर खाली 1 से गुणा करी 273, तो यहाँ बचा गुणा 100 था, यहाँ बचा 100 गुणा 100, ठीक। बताओ पढ़ तो लिया क्वेश्चन? चौथा चलो स्टार्ट कर। सबसे पहले एक बात जरा समझो, मैंने तुमसे कहा था अगर मेरे पास में पीवी डायग्राम है और वो उसमें किसी एक जगह से, मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ ए पॉइंट यहाँ तक आया, चाहे मैं ऐसे आऊँ, चाहे मैं ऐसे आऊँ, चाहे मैं ऐसे आऊँ, कैसे भी आऊँ, किसी भी पाथ पे आऊँ, एक जगह से दूसरे पॉइंट पर गया हूँ तो मेरी इंटरनल एनर्जी सेम होगी। लौट के उसी पॉइंट पर आ जाऊँ तो जीरो हो जाएगी चेन में, तो क्या हो जाएगी? अदरवाइज चाहे मैं इसमें गया चाहे इसमें सबके लिए इंटरनल एनर्जी सेम है। सर इंटरनल एनर्जी सेम का मतलब है डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा, ये सबके लिए सेम है, तो जिसका वर्कडन ज्यादा होगा उसका डेल्टा क्यू क्या होगा? ज्यादा। अब वर्कडन ज्यादा कैसे देखेंगे? जो सबसे ज्यादा एरिया भी है, जो सबसे ज्यादा एरिया है। अब तो समझना, अगर मैं इस पहले वाले को बोला इसने सिर्फ इतना ही तो एरिया घेरा है, और जो दूसरा वाला है उसने इतना घेरा है, तीसरा वाला है तो सबसे ज्यादा किसने घेरा है? थर्ड वाला। तो थर्ड वाले का वर्क डन सबसे ज्यादा, थर्ड वाले का वर्क डन सबसे ज्यादा, तो इसका सबसे ज्यादा ये हो गया। पहले वाले ने सबसे कम घेरा है तो उसका सबसे कम हो जाएगा। फिनिश। ऑप्शन एक से हो गया। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स में ज्यादा
क्वेश्चन उस प्रकार के नहीं पूछे जाएंगे तुमसे कि जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन हो या भयंकर कैलकुलेशन। जैसे मैंने तुमसे बोला था आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क करके मैंने वो लॉक करके फार्मूला लिखवाए थे, 4 लिखवाए। उस टाइप से मैंने तुमसे बोल दिया क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मतलब ही नहीं बनता है। जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कुछ सिंपल प्रकार से ऐसे पूछे जाएंगे। खत्म करूँ इसे? मैं ये पीडीएफ तुम भेज चुका हूँ ग्रुप में, ये पीडीएफ बुक में भेज चुका हूँ। नहीं भेजी है? नहीं, ये नहीं भेजी। अच्छा ये नहीं भेजी है, चलो नहीं भेजिए तो। सभी लोग अच्छे से दीपावली मनाना अपनी, ठीक है? जलूल मत जाना, पटाखे छुड़ाना हाथ में। हाँ जलने वाला मत, ठीक है? और गांव के लड़के तुम लोग 500 है जो गांव के गंदक पोटास के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ी मत करना, ठीक है? सर उसकी यहाँ पे आती बहुत नहीं बहुत ज़्यादा ज्वलनशील, बहुत ज़्यादा विस्फोटक पदार्थ है, ज़रा सा विस्फोट होगा नहीं तो बॉडी के साथ में यहाँ पे जला बहुत ज़्यादा वो कर देगा, हार्मफुल हो जाएगा बहुत ज़्यादा। वो बम में तिनक्सी गंधक पोटास होती है, पता नहीं गंधक पोटास होती है क्या होती है, तिनक्सी होती है, इतने जोर से बोलता है। हमारे गांव में एक बार एक्सीडेंट हुआ था, अरे आज उसने क्या किया, गंधक पोटास मुझे पता है सॉलिड फॉर्म में होती है क्या, तुम तो लाया है सॉलिड फॉर्म में होती है। तो वो लड़का क्या कर रहा था, उसने गंधक पीसी और उसने उसी के ऊपर पोटास पीस लिया था। जब भड़ाका बोला तो अस्पताल में पहुंच गया था। तो भाई ज़्यादा अच्छे से दीपावली मनाना और ज़्यादा रॉकेट के चक्कर मत पड़ना। रॉकेट छोड़ाना तो अपने समझ के अपने लिए छोड़ाना, कहीं किसी बेचारे ने गरिया लगाई हो प्यार की, उसने तुमसे वो बेचारा जल गया है, अब पता ही नहीं चल गया दीपावली पर कौन जलाई दिया, ये किसका रॉकेट आया, फिर तुम्हारा रॉकेट पर तुम्हारा नाम थोड़ी ना लिखा है, ठीक है? तो इससे हो गया। पहले का आंसर बताओ। सेकंड वाला बी वाला, डी वाला और बताओ। चलो सही, एक बार जरा सोचो, ये क्वेश्चन तो वैसे करने की जरूरत ही नहीं थी, वैसे भी कर लो फॉर्मूला डाल के। एक बार एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, किसी ने मुझे 100 रुपये दिया और मेरी एफिशिएंसी 50% है, तो मैं काम कितने का करूँगा, 50 रुपये, सही है? अब उसने कहा एक इंजन है जिसकी एफिशिएंसी 50% है और जो काम कर रहा है कितने का, तो इसका मतलब तुम उसे कितने रुपए दे रहे हो, कितनी जूल एनर्जी दे रहे हो, 1000। दुगनी दे रहे हो, दुगनी दे रहे हो, कुछ सोचो। सिंपल कभी सिंपल फॉर्म में देखो, ठीक है? और अगर तुम फार्मूला से करना चाहो तो फार्मूला से कर दो। ईटा इक्वल टू आउटपुट इनपुट, आउटपुट कितनी है 500, इनपुट निकालनी है मुझे, इनपुट निकालना है, गुणा ये है बेटा कितना 50 से काटा कितना आया 10, तो W इनपुट कितना आ गया 1। खत्म, ठीक है? फार्मूला से ऐसे आ गया। और वैसे भी तुम समझो कि अगर कोई बंदे की 50% एफिशिएंसी है और वो काम कर रहा है 500 जूल का, इसका मतलब तुम उसे कितने दिए हैं 1000, तभी तो 50% काम करेगा। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया।
20वां क्वेश्चन, सोर्स का टेम्परेचर ज्यादा होता है कि सिंक का? सिंक का ज्यादा होता है सोर्स का? अच्छा, घरों में सिंक किसे बोलते हैं हम लोग? या जहाँ पर वेस्टेज चला जाता है हमारा, बर्तन तो धुलते हैं तो उसमें वेस्टेज नहीं चला जाता है। तो आप समझो किसी ने कोई काम करा किसी इंजन में और उसका जो वेस्टेज हुआ वो कहाँ जाएगा? सिंक में। तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर कम ही जाएगा। टेम्परेचर क्या जाएगा? कम। मतलब समझ रहे हैं मेरा? मान लो अगर किसी ने जैसे मोटरसाइकिल थी, मैंने मोटरसाइकिल का एग्जाम्पल दिया था। मोटरसाइकिल थी, मोटरसाइकिल में इंजन है, इंजन में टेम्परेचर है, उसके बाद में उसने जितना कार्य किया जो हीट बची वो सिलेंडर से निकलेगी। तो सिलेंडर क्या रहेगा? सिंक। क्या रहेगा? तो सिंक का टेम्परेचर ऑलवेज लेस देन रहता है एज कंपेयर टू सोर्स। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। देखो सबसे पहले कहा गया है इसमें द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। पहले हीट इंजन की जो एफिशिएंसी थी वो 1/6 थी। एफिशिएंसी का फार्मूला होता है 1 - T2/T1। 1 - T2/T2 किसका टेम्परेचर होता है? सिंक का। T1 किसका है? सोर्स। ठीक है, अगर मैं इसको इधर लाऊं T2/T1, ये इधर आएगा 5/6। 5/, तो T2/T1 की वैल्यू आ गई 5/6। सही है। जब एफिशिएंसी कितनी है? अब कह रहा है एफिशिएंसी कितनी हो गई इसकी? डबल। एफिशिएंसी कितनी हो गई? पहले एफिशिएंसी कितनी थी? 1/6। अब एफिशिएंसी हो गई डबल। डबल का मतलब 2/6। जब इसकी एफिशिएंसी डबल हुई, उसने कहा उस समय सिंक का टेम्परेचर कितना कम हो गया? 62 डिग्री सेंटीग्रेड। 62 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो गया? कम। क्या हो गया? अब एक बात देखना, मैंने कहा था जितना डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है उतना ही केल्विन कम होता है। उतना ही क्या कम होता है? जितना डिग्री सेंटीग्रेड उतना केल्विन। अगर तुमको थोड़ा सा याद है तो मैं यहाँ बता रहा हूँ तुमको। मैंने एक फार्मूला लिखवाया था, डेल्टा C बराबर डेल्टा K बराबर 5/9 डेल्टा। ठीक है, तो जितना C कम होगा उतना ही। तो हमने इसीलिए हमने क्या किया? हमने कहा इसके टेम्परेचर में, सिंक के टेम्परेचर में कितनी की कमी आ गई? 62 की। तभी तो डबल हुआ है। तभी तो क्या हुआ है? डबल। और सोर्स हमारा भाई सोर्स का टेम्परेचर नहीं बताया। ठीक है, ये T2 में कमी आ गई। पहले कितना था? T2 में कितनी कमी आ गई? 62 में कमी आ गई। अब मैंने क्या किया? काटा 1/3 आया, 1/3। इसको इधर लाया, T2 अलग अलग लिख लिया। 62 अरे ये इधर आया, माइनस के इधर आके क्या हो गया? प्लस का। अलग अलग मैंने लिख लिया। ये उधर आया, इससे इधर आया तो 1/3 करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 2/3। अब देखो T2/T1 का मान कितना था? 5/6 माइनस 62 इक्वल टू 2/। अब देखो क्या करेंगे, इसको उधर ले जाओ और इसको इधर लाओ। ठीक है, आ गया। नीचे एलसीएम कितना हो गया? 6। तो 5 माइनस बोलो 4। 5 माइनस
1/6, ठीक है। T1 का मान क्या है, सही है, आ गया, ये था। अब ये ध्यान रखिए, पहले क्या लिखोगे, पहले ये लिखोगे, फिर ये लिखोगे, फिर ये लिखोगे, सही है। कहीं पता ही नहीं चल गया लिख क्या रहे हैं। दिवाली फेस्टिवल का मतलब क्या होता है कि भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए थे, ये तो बात है, ये आई है। लेकिन मॉडर्न लाइफ में क्या है, मॉडर्न लाइफ में लोग ये कहते हैं कि दिवाली का मतलब होता है बुराई पर अच्छाई की जीत, ठीक है। तो जब फेस्टिवल दिवाली आ रहा है तो आपके अंदर जो एक बुराई है, हर किसी के अंदर कोई ना कोई बुराई रहती है, क्योंकि अगर बुराई नहीं होगी जिस इंसान के अंदर, वो गॉड हो जाता है। जिस इंसान के अंदर, जैसे भगवान बुद्ध, उन्हें भगवान का दर्जा क्यों मिला, क्योंकि उनके अंदर कोई बुराई नहीं। भगवान वाल्मीकि, पहले उनके अंदर बुराइयाँ थी, बाद में उन्हें चेंज मैन करके गॉड की उपाधि उन्हें मिली। और भी महर्षि गौतम बुद्ध, उनको भगवान की उपाधि दी गई है, बहुत से लोग। और तो तुम्हारे अंदर अगर कोई बुराई है तो एक बुराई को खत्म करो जो तुम्हें लगा है ये हमारे बुराई में बाधक है, ठीक है। चलो, आप बुराई को पता है कौन सी खत्म करना, चुगली वाली, एक बहुत चुगली, ठीक है। दीपावली के बाद में ठान लेना तो चुगली नहीं करनी, कहना अगर ऐसा हो जाए तो पहला जात पे हुए तो ये खत्म हो जाएगा। नहीं, लड़का लड़कियों में अंतर होता है, बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। लड़का लड़की पता है कैसे अंतर देखते हैं, जैसे मैं जब IIT में था तो मैंने देखता था कि तो बताया भाई, हम लड़के लोग 7-8 लड़के लोग एक मार्केट होती थी, वहाँ जाते थे, कुछ खरीदने के लिए चले जाते थे। तो जैसे IIT के गेट के बाहर आते थे, वहाँ टेम्पो मिलते थे, टुक टुक उसमें चलते रहे थे, टेम्पो मिलते थे, सभी लोग बैठ गए। और जैसे ही वो टेम्पो उतरता ना, उससे पहले उतर के चल देते थे, जो लास्ट में रह गया वो वही पैसे देगा, सही है। तो सब ऐसे बैठते थे कि तुरंत रुके और तुरंत निकल लो। लड़के लोगों में क्या होता है, अगर 4 लड़कियां चारों उतरेंगी तो हर एक 100-100 का नोट थमाएगी उसे। अब वो परेशान कि 100-100 के नोट हर कोई थमा रहा है, इसमें से किसके काटूं किसके दूं, 5-5 रुपए के मारे। मैंने बहुत अंतर देखा है, ठीक है। लड़के लोगों में और भी टेंशन नहीं होती है। मैंने अपने हॉस्टल के अंदर देखा है, कोई किसी का चप्पल पहने घूम रहा है, पता नहीं किसकी है, उसे खुद नहीं पता ये है किसकी। ऐसे IIT के अंदर, हमारे IIT के अंदर मोटरसाइकिल अलाउ नहीं थी, साइकिल अलाउ थी। तो साइकिल अलाउ थी तो मैंने देखा लड़के लोगों की साइकिल पड़ी रहती थी, साइकिल पड़ी है बिना तारे के, ऐसी पड़ी है, कोई सी उठाओ ले जाओ और लेके खड़ी कर दो। मान लो किसी से कोई खराब हो गई रास्ते में तो वो संभलवा के खड़ी करता था, ऐसे नहीं ऐसी लाके टेक दिया, ठीक है। ये सब चीज़ें तो लड़के लोगों में एडजस्टमेंट पावर बहुत स्ट्रांग होती है, वो एडजस्ट कर जाते हैं, अरे कोई बात नहीं, सब चलता है। और उतने ही बड़े लड़के महबूबा भी होते हैं, बहुत बड़े भाई, मैंने देखे हैं 10-10, 15-15 दिन अब आ रही है ठंड में। लड़के लोग गर्मियों में नहीं नहाते 4-4 दिन, और ठंडों में तो रिकॉर्ड ही टूट जाता है। जो लोग कमरे पर रहते होंगे वो इस चीज़ को फील करते होंगे, घर वाले तो गाली दे दे के नहा देते हैं ना। अगले वाले, अगला क्वेश्चन करते हैं।
इसमें मुझे इंटरनल एनर्जी बतानी है आप लोगों के लिए। मैं ए से कहाँ गया हूँ बच्चों? बी। कैसी गैस है? ठीक है, मुझे इंटरनल एनर्जी बताओ। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग द एनर्जी ऑफ द गैस ड्यूरिंग द ट्रांजिशन एज। यहाँ से यहाँ तक इंटरनल एनर्जी। ठीक, अब बताओ अगर मैं इंटरनल एनर्जी की बात करूँ, इंटरनल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? तुम बताओ इंटरनल एनर्जी का फार्मूला, तुम बताओ इंटरनल एनर्जी का फार्मूला क्या है? हाँ, NCV, वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का होता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब तुमसे इसमें सर जी हमसे चेंज ही तो पूछा है, कैसी बातें कर रहा सर जी, हमसे तो चेंज ही पूछा है। इसमें क्या पूछा है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है। मैंने कहा सही भाई, तो तुम चेंज इन पूछा है तो सही है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का तुम बोले सर जी NCV, कितने मोल है? कौन सी गैस है? डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। अरे 35 56 35 56 35 56 5 होती है 5 नहीं समझी यहाँ बेटा। मोनो डाया ट्रायलिनियर पॉली हो गई 35 56, होगा नहीं हो गया? 35 56 क्या होगी सर जी? 5। क्या होगी? 5 ही तो होगी। और सीबी का फार्मूला FR/2, FR/2, F की वैल्यू 5R/, सही है। मुझे डेल्टा टी पता चल जाए। डेल्टा टी का मतलब है बेटा, यहां से यहां गया हूं तो यहां टेम्परेचर होगा T फाइनल, यहां टेम्परेचर, बस इतनी बात पता चल गई। अगर इतनी बात पता चल गई तो मैं यहां रख दूंगा, मेरे पास में मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ा? देखो, क्या मुझे यहाँ प्रेशर पता है? क्या मुझे यहाँ वॉल्यूम पता है? क्या मैं टेम्परेचर निकाल लूंगा? कैसे? इधर देखो, यहाँ पर देखना, ए पॉइंट पर प्रेशर कितना है? किलो। P इज इक्वल टू NRT। N की वैल्यू 1, R की वैल्यू R, और ये हो गया T, और B की वैल्यू होगा 4 ही। यहाँ पर कितनी है देखो, ये क्या है? तो 5 चौक 20 गुणा 10 की घात 3/R। 20,000। T से लागी, T फाइनल निकालूं और T फाइनल निकालूं। T फाइनल में P कितना है? P गुणा B इज इक्वल टू N की वैल्यू 1, R, T फाइनल। तो T फाइनल निकालूंगा 120 गुणा 10 की घात 3/, सही है? आ गई? ये आ गई। अब देखो, देखना, डेल्टा टी निकालू सर। डेल्टा टी का मतलब क्या हो गया? फाइनल माइनस फाइनल कितनी है? गुणा 10 की घात बटे माइनस 20 गुणा 3/, दोनों में कॉमन 10 की घात 3/, 120 माइनस कितना बचा? 100 गुणा 10 की घात 3/, सही है? देख लो, कड़ी से कड़ी निकल गई। अब मैंने कहा यही तो निकालनी थी मुझे, देखो यही तो निकालना था। 5R/, डेल्टा टी की वैल्यू 100 गुणा 10 की घात 3/, R से 2 से कटा 50 आया, 50 आया। कहाँ पर? फाइनल 6 दूनी 12। अच्छा 6 दूनी 0 12 नहीं होगा, 12 होगा। 12 है ना?
हाँ ठीक। 0 कैंसिल कर दो। 12 आएगा। तो यहाँ पर क्या है बेटा? 12। तो 12 में से क्या गए? 20। तो कितने बचेंगे? अच्छा, तभी आंसर नहीं आया। -8। कितने बचे? -8 गुणा 10 की घात 3 बटे। अच्छा, तभी आंसर नहीं आ रहा। अब देखो सर जी, 5r बटे 2, ये डेल्टा यू आ रहा है। 5r बटे इंटू डेल्टा टी, -8 गुणा r से r गया, 2 चौक -4, 4 पंजे -20 गुणा 10 की घात 3 को क्या लिखेंगे? किलो। सर इसमें तो 2 है जी, बी और सी किलो जूल आते हैं। अरे सी आंसर सही। ठीक है, सरल था कुछ नहीं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन खत्म करूं, अगले करूं? खत्म करूं इसको? खत्म कर दूं? कहाँ? ये देखो, एक फार्मूला तुमने पढ़ा होगा, PV = nRT। ठीक है, अगर मुझे P और B पता है तो मुझे टेम्परेचर निकालना है। तो P बेटा देखो यहाँ पर कितना है? 5, साथ में क्या दिया है? किलो। तो 5 गुणा 10 की घात 3। B की वैल्यू बेटा देखो कितनी पता है? 4। तो P बराबर N की वैल्यू क्या है? 1, R, और यहाँ टेम्परेचर निकाल दिया 3। ऐसे ही मैंने फिर इसमें रख दिया। ठीक है, ये खत्म करो इसको। ठीक है, बोलो इसको क्या हो जाएगा? ABCD। D वाला, D तो नहीं, B वाला हो सकता है, हो सकता है। और कोई बताओ? ए वाला। हाँ देखो, कल मैंने तुम्हें ग्राफ बताया नहीं था? सबसे ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम, सबसे ज्यादा गामा की वैल्यू, सबसे ज्यादा गामा की वैल्यू, सबसे ज्यादा गामा की वैल्यू मोनो की। तो मोनो सबसे नीचे, उससे ऊपर, और सबसे हल्का कौन होता है? पॉली। तो पॉली सबसे ऊपर।
तो जो सबसे भारी होगा, ठीक है, भारी नीचे कौन होगा? मोनो। मोनो से ऊपर डाया, उससे ऊपर पॉली। तो यहाँ मोनो और यहाँ डाया। तो मोनो एक पर देखो, एक पर क्या हो? डाया, और दूसरे पर क्या हो? मोनो। ठीक है, तो मोनो किस में है? 1 और 2 में देखो। डाया किस में है? अरे पहले नंबर पर कौन है? डाया, और दूसरे पर क्या है? मोनो, इसलिए सही। फिर कंफ्यूजन था देखो, देखो पी और सही है। अब देखो यहां क्या होता है? यही तो होता है। ये किसकी होती है? ये किसकी होती है? और ये किसका होता है? ये होता था, कल ये लिखवाया था, वे कल लाए थे, लिखवाया था, नहीं लिखवाया था? ये कहा था जो सबसे ज्यादा भारी वो नीचे, हल्का वो। अब इसमें मुझे देखो, इसको इसने 1 कह दिया और इसको इसने 2 कह दिया। तो 1 नंबर पे डाया, तो डाया एटॉमिक यही तो है, और मोनो एटॉमिक। ये गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये मोनो हो गया ये, लेकिन पहले नंबर पे कौन होना चाहिए? डाया, फिर इसलिए। ठीक है। अगर यहाँ पर आंसर मान लो ये होता है, एक ऑप्शन और होता है, क्या ये सही होता? इसी ग्राफ के लिए होता सही? फिर तो हम ये दोनों देखते हैं ना, ऐसे दोनों। तो ये पहला वाला क्या पता भैया ये कौन सा है? देखो देखो, कोई 2 लेनी है इसमें से, कोई 2 लेनी है, तो मुझे बताओ। मैंने ऊपर के 2 ले लिए तो ये सही हो गया, नीचे के 2 ले लिए तब भी सही हो गया, और मैं ऊपर नीचे ले लूंगा तब भी तो सही है। अगर मैं एक ऑप्शन इसमें और ले लेता एंड तब भी तो सही है। अब मैंने क्या किया? मैंने ऊपर वाला ले लिया, नीचे वाला ले लिया। तुम्हें क्या पता किसका ज्यादा ग्राफ है, किसका कम ग्राफ है? कोई 2 ही तो लेने हैं, समझे? हमको कोई 2 लेने हैं, तो इसके चाहो तो और भी क्वेश्चन बना दे, जितने चाहे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, यही तो बात है। ये फिजिक्स है, फिजिक्स में तो नंबर ऑफ क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन से क्वेश्चन निकलते हैं। ये दिक्कत है। हटा इसको। बहुत सरल क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बताओ कैसे होगा? 0 होगा। अच्छा, और लोग बताओ। अरे जो तो बताइए, दो कम से कम जाओ ना, तो 0 होगा, नहीं होगा? नहीं होगा, 0 नहीं होगा। तो इसमें 0 होगा क्या? इस वाले प्रोसेस में क्या 0 होगा सर? इंटरनल एनर्जी 0 नहीं होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0। बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, इतनी सी बात -5 थमा देगी।
समझे, चेंज और इंटरनल। ठीक, अब देखो, अरे सर जी मैं थोक कहा था, जाको एरिया निकाल लो। पीवी में जो एरिया होता है वही तो वर्डन होता है। अब एरिया कैसे निकालें सोचो, इसे मैं ये बी है तो यहाँ भी कितना है 2b और यहाँ कितना है, तो इसकी लंबाई कितनी आ गई, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई देखो यहाँ कितना है 2p, यहाँ कितना है p, तो ये हो गया कितना हो गया pb। क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव pb हो गया, पॉजिटिव पर pb हो गया। कुछ था ही नहीं क्वेश्चन। अब कोई कॉपी मत पलटो, ऐसे लिख के बताओ कौन सा सही है। मैं कह रहा था ऐसे पूछा जाता है, ठीक है, और जब पीएमटी हुआ करती थी तब पूछा गया था। थर्ड वाला क्यों हो जाएगा, फर्स्ट वाला भाई मैं तो कहता हूँ जब ऑप्शन आते हैं ना तो सब चाइनीज हो जाते हैं, सब एक से दिखते हैं, सब एक से दिखते हैं। सही है, तो मैंने 3 रिलेशन लिखवाए थे, एक पीवी गामा बराबर कांस्टेंट, ठीक है, और एक था टी बी की पावर गामा माइनस 1 बराबर कांस्टेंट, और जो लास्ट था P1 माइनस गामा टी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, ये था। सही है, पूछ लिया। भाई ये बताओ, ये तो मैं तुम्हें क्लास में पढ़ाया, जल्दी करो, क्लास में कराया इस टाइप का क्वेश्चन। सी वाला सी, ज्यादातर बच्चे सी बोलते हैं, है ना। देखो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन डालें, चलो एक्स पर स्ट्रेट लाइन डालें, वाई पर नाम भूल गया, क्या नाम बोला, कुमकुम, हाँ कुमकुम बात है, बताओ। एक्स पर स्ट्रेट लाइन डालें, चलो वाई पर, वाई पर, ठीक है। बच्ची बोली सर वाई पर स्ट्रेट लाइन डालो, ये वाई है, वाई पर मैंने डाली स्ट्रेट लाइन, डाली। जहां मैंने कहा जब स्ट्रेट लाइन डालते हैं ये जहां जहां कट करती है मिला दिया। अब याद रखना ये P1 है तो यहां पर माना ये P2 है। अब यहां पर क्या है, T1 बड़ा है किससे, इधर जा रहे हैं, T1 बड़ा है किससे। अब देखना सर एक होता है हमारा PB बराबर NRT, ठीक है। स्ट्रेट लाइन किस पर है ये, B पर, तो वॉल्यूम कांस्टेंट हटा दिया, NR कांस्टेंट हटा दिया, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि P बढ़ेगा तो PB बढ़ेगा, यानी कि T बढ़ेगा तो P बढ़ेगा। तो यहाँ कौन सा ज्यादा है, इसका मतलब कौन सा ज्यादा होगा, बस ठीक है। क्वेश्चन कराया हुआ है क्लास का, खत्म करें, अगले बढ़ें। आज कुमकुम आप स्कूल नहीं गई, कॉलेज नहीं गई?
तो आज जो सिखाया होगा वो भूल नहीं जाओगे हैं? नहीं, वैसे सीख ली थोड़ा बहुत, एब्रो बना लेती है लोग हैं? कितने रुपये जाता है एब्रो बनाने? अगर वैसे मतलब आप अगर बाहर बनवाने जाओ तो कितने रुपये जाते हैं? 20 रुपया। सही है, ठीक है। अगले पढ़े चलो तुम देखो, लड़कियों के जितने बाल कटाई करके जाते हैं ना, तुम्हारी पूरी साल में बाल कटाएंगे होते है ना। चलो बाल कटाई कितने रुपये जाते हैं? कितने? जैसे बाल बनवाओ। अगले बढ़े। लड़के लोगों में चाहे बेटा लड़का इतना छोटे छोटे बाल कराए तो उतने रुपया जाता है, चाहे कहते हैं घोटम घोट करवा जाता हूँ उतने ही, चाहे सलमान खान शाहरुख खान बन जाता हूँ उतने ही, है ना, उतने ही जाता है। चलो भैया इतने क्वेश्चन तो बने, ठीक है, इतने क्वेश्चन हो, अब कुछ आगे पढ़ेंगे। अब इससे कुछ अगले पढ़ेंगे, ठीक है हम लोग। तो देखो बच्चों, ये हमने क्वेश्चंस करवाए थे, ठीक है, थोड़ा इस प्रकार से क्वेश्चंस रहते हैं। अब आप लोगों ने देखा, आपने क्वेश्चंस किए अभी, तो कितने सही कर पाए, कितने गलत कर पाए? ठीक है, तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी का सिस्टम समझ लीजिए कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है और कितनी खराब है। और अपन लोग ऐसे ही आराम आराम से पढ़ेंगे, करता ही ऐसे आराम आराम, ठीक, आराम आराम से मतलब कहने का ये है, इन्होंने थर्मोडायनामिक्स में दिए 4 लेक्चर, 4 लेक्चर में थर्मोडायनामिक्स कहाँ खत्म हो जाएगी। और इतने तो बेकार के इंसान है, केटीजी का सिर्फ 1 दिन का लेक्चर होता है, केटीजी 1 दिन में खत्म हो जाता है, और उसमें दिए 7 लेक्चर। आप लोग नहीं जानते, अब इन लोगों को ये पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पढ़ाया क्या जा रहा है। थर्मोडायनामिक्स पढ़ाई इनके लिए, तो अगर मैं वेक्टर पढ़ाऊँ और मैं ये कहता हूँ कि मैं वेव पढ़ा रहा हूँ, तो कहेंगे बिल्कुल सही कह रहा है, वेव पढ़ेगा, समझे। जैसे मैं हूँ, मुझे बायोलॉजी का भाई मिल बड़े सन्नाटा है मेरी बायोलॉजी, ठीक है। अगले बढ़े, वो पहुंची अभी इसमें, अभी नहीं आई ना।
देखो बच्चों, कैलोरीमेट्री और हीट ट्रांसफर, ठीक है। हमने तुमसे कहा था मेरे पास में दो ला थे, एक था केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, एक था क्लॉसियस स्टेटमेंट, ठीक है। एक था केल्विन प्लैंक और दूसरा था क्लॉसियस स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कहता था? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कहता था और क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो केल्विन प्लैंक कहता था, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कहता था ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि तुम 100% हीट को 100% वर्क डन में कन्वर्ट कर दो। ये पॉसिबल ही नहीं है कि 100% हीट कन्वर्ट इनटू 100% वर्क डन। यदि 100% हीट 100% वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी, इसका मतलब एफिशिएंसी 100% हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं। और सेकंड ला कहता था, जो क्लॉसियस स्टेटमेंट था, वो ये कहता था कि हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो होती है, ठीक है। हम लोग जानते हैं हीट हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अब उसी टेम्परेचर को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें कहा गया है कैलोरीमेट्री एंड हीट ट्रांसफर, ठीक है। हीट हमारी ट्रांसफर हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, हमारी हीट ट्रांसफर हो रही है। अब देखो, अगर हम लोग बात करें हीट ट्रांसफर, मेरे पास कोई रॉड है तो हीट हमेशा इधर टेम्परेचर ज्यादा, इधर टेम्परेचर, यदि T2 ज्यादा है T1 से, तो हीट हमेशा ज्यादा से कम की ओर हीट फ्लो होती है, ठीक है। इसे डिनोट हम लोग S से करते हैं, ठीक। इसमें कैलोरीमेट्री देखो, कैलोरीमेट्री कहता है कि जो हीट है वो हमेशा कंजर्व रहती है, ना तो हीट को तुम उत्पन्न कर सकते हो और ना ही हीट को तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, देखो अब हम लोग बढ़ते हैं इस पे। पेन दिए, कॉपी दिए,
ठीक है। अब देखो हीट लॉस्ट बाय द, देखो हीट को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। हीट को बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। हीट भी क्या है? एनर्जी। हीट भी क्या है? एनर्जी। तो एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जाएगा ना डिस्ट्रॉय किया जाएगा, बस उसे एक रूप से हम लोग दूसरे रूप में क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। तो वही कहा गया कि अगर तुम्हारे पास में कोई हॉटर बॉडी है और एक कोल्डर बॉडी है, अभी ठंडे आ रहे हैं तो तुम ठंड में क्या करोगे? थोड़ा सा पानी गर्म करोगे और उसमें डाल दोगे ठंडा, फिर पानी कैसा हो जाएगा? गुनगुना। उससे तो नहाओगे या ठंडे से नहा लोगे? ठंडे से नहाए मतलब पता चली लुकड़े आएगा होने पर ही लुकड़े आएगा, समझते हो? नहीं समझते हो? हमारे गांव की भाषा है, ठीक है। मतलब वैसे ही जम गए जैसे थे, ठीक है। तो भाई तो ठंडे से मत नहीं हो, गर्म से नहीं हो, और गर्म से कैसे? गुनगुने से। तो ध्यान करो, कोई तुम्हारे पास में एक हॉट वाटर है। कैसा वाटर है? अगर इस हॉट वाटर में तुमने कोल्ड वाटर डाल दिया, कोल्ड वाटर, तो इस वाटर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा वाटर का? अरे मिक्सर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब ये है ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा, ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा। ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा, ठीक है। अब देखो सर, हीट लॉस्ट बाई हॉटर बॉडी बराबर हीट गेन बाई कोल्डर बॉडी, ठीक है। इसको ही हम लोग बोलते हैं, दिस प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखना तुम लोग जरा एक बात समझो। मान लो मेरे पास में कोई लिक्विड है जिसका मास है m1, ठीक है, और एक थी तुम्हारी S1 या कुछ लोग C1 ले लेते हैं, ठीक है, और इसका टेम्परेचर मान लो T1, ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा है, स्पेसिफिक हीट, ठीक है, S1 और ये T1। फिर मैंने दूसरा लिया, इसका मास M2, H2, टेम्परेचर T2, सही है। मान लो मैंने ये कहा T1 ज्यादा है किससे, मान लो T1 ज्यादा है किससे, अगर T1 T2 से ज्यादा है, कल धनतेरस का पता नहीं सर, T1 ज्यादा है T2 से। अब देखना, इसको अगर मैं मिक्स कर दूं, इसको मैं क्या कर दूं, मिक्स, तो बेटा देखो अगर ये ज्यादा है तो इसने टेम्परेचर दिया होगा इसको, और इसका टेम्परेचर बड़ा होगा, इसका टेम्परेचर कम हुआ होगा। अरे जो हॉट होगा, जो हॉटर बॉडी होगी उसका टेम्परेचर क्या होगा, और जो कोल्डर बॉडी होगी उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है?
आ रही है हैं? अरे गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाओगे तो गर्म पानी को टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठंडे पानी का टेम्परेचर, ठंडे पानी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। और कब तक हीट आदान प्रदान होती रहेगी? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। बात समझ आ रही है? तो अगर हम देखो इतने इसने हीट क्या करी? लॉस्ट, क्योंकि इसका टेम्परेचर कम हुआ। इसने हीट क्या करी? गेन करी। ठीक है, कितनी लॉस करी कितनी गेन करी उसका फार्मूला देखो। जिसने हीट लॉस करी कितनी लॉस करी? मान लो इन दोनों को मिला के जो मिक्सचर बना, तो टी मिक्सचर का टेम्परेचर मैंने टी मान लिया। इन दोनों को पानी को मिला के जो मिक्सचर बना उसका टेम्परेचर क्या मान लिया? टी। उसका टेम्परेचर तो देखो इसका M1 S1 M1 अब बताओ T1 ज्यादा होगा कि T ज्यादा होगा? T1 ज्यादा होगा। ये हॉट बॉडी थी ना? यस। तो T1 ज्यादा, तो T1 माइनस T2 मिक्सर का टेम्परेचर T। अरे भाई तो परिवर्तन हुआ। यहाँ पर देखो बराबर हीट गेन M2S2 टेम्परेचर T का ज्यादा होगा कि T2 का? T ज्यादा होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा T माइनस T। ठीक है, इससे क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, इसने हीट क्या करी है? लॉस्ट करी है। इसने हीट क्या करी है? जितनी इसने हीट लॉस्ट करी है दूसरे ने उतनी ही हीट गेन करी है। बस समझ में आ गया? हो गया? हाँ, हमेशा ज्यादा टेम्परेचर में से कम टेम्परेचर घटा, हमेशा ज्यादा में से कम। अभी बताओ, तुमने पानी गर्म किया, उसका टेम्परेचर T1 है, और एक बाल्टी में ठंडा टेम्परेचर उसका टेम्परेचर T2 है। समझ गए? T1 गर्म का है, T2, अब दोनों को मिला दिया तो टेम्परेचर जो आएगा वो T1 से तो ठंडा होगा, लेकिन T2 से क्या होगा? गर्म होगा। तो मैंने क्या किया, गर्म वाले में से देखो मिक्सर का टेम्परेचर कम किया, ये ज़्यादा था ये कम था, और यहाँ पर ये ज़्यादा है ये कम। हमेशा हमेशा यही करना है। ठीक है, ये करना। बोलो। नहीं हुआ? अब देखो, चलो इस क्वेश्चन की बात है, देखो सोचना जरा। 100 ग्राम है M1, अरे बोलो, टेम्परेचर T1 कितना मान लिया, या फिर 273? सही है। देखो M2 भी कितना है बेटा? 100 ग्राम। टेम्परेचर कितना है? या फिर 373? दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों पानी है,
दोनों क्या हैं? तो अगर S1 की जो S होगी वही S2 की भी तो होगी। सेम मटेरियल की स्पेसिफिक S की वैल्यू सेम के लिए सेम होती है, सेम मटेरियल, जैसे दोनों के बाट है दोनों के सेम हो। अब देखो मिक्सर टेम्परेचर मैंने क्या मान लिया T, तो भैया वो हॉटर है ना, अरे वो गर्म है, ये क्या है ठंडा, तो कुछ भी लग दो M1 S1, ठीक है ना, पहले हॉटर वाला रखो, हटाओ तो कंफ्यूज हो जाओगे। M2 S2 ये ज्यादा होगा ना, 373 माइनस 373 माइनस, सही है, बराबर यहाँ पर M1 S1 T माइनस 273 T माइनस, सभी देखो M1 M2 दोनों बराबर है, ये भी 373, ये इधर आएगा प्लस 273 बराबर, दोनों को जोड़ दो 600, T की वैल्यू 300 केल्विन, और डिग्री सेंटीग्रेड में करोगे तो कितने घटा दें? 273, 273 घटाओगे तो 80 बचेंगे 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा अच्छा, ये 273 है, कितना आएगा? 646, ठीक। 646 में अब हम 2 से भाग करें, 2 से भाग करें 320, अब कैलकुलेट में तो 323 माइनस 200, अब 50 आ गया, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। जो मिक्सचर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। आप सभी लोगों के लिए हैप्पी दिवाली। अच्छे से अपना ख्याल रखना। आज ही निकल जाओगे? हाँ नहीं, कल हमारी क्लास में, आप लोगों की क्लास है, कल हमारी क्लास में है, इसलिए तो मैं हैप्पी दीपावली आज ही बोल दी, कल मैं आ नहीं पाऊँगा। सही है।